जय हिंद दोस्तों। मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारी ये पॉलिटी की दूसरी क्लास है। इस क्लास से पहले मैंने एक क्लास करा दी है। जिस किसी ने भी वो क्लास ना देखी हो तो सबसे पहले उस क्लास को देखना है, क्योंकि उस क्लास में मैंने ये बताया है कि संविधान गठन की जब मांग चल रही थी, संविधान भारत के संविधान की जब मांग चल रही थी तो कौन कौन सी मांग रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये सारी डिटेल्स में मैंने बताया है इससे पहले वाली क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की मांग रखी गई थी: प्रत्यक्ष मांग, अप्रत्यक्ष मांग और सांकेतिक मांग। जिसने भी वो क्लास ना देखी हो तो सबसे पहले उस क्लास को देखे, तब इस क्लास पर जंप करें। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है, क्योंकि ये क्लास है स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस में स्पेशल 50 नंबर की जीएस आती है, 50 नंबर की जीएस आती है, और उस 50 नंबर में ये सूर्य बैच जो हमारा चल रहा है, इसकी अहम भूमिका होने वाली है। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे आपको देखो, पहले पॉलिटी की स्टार्ट क्लास करा दी मैंने, आज फिर पॉलिटी की है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको धीरे धीरे 2 सब्जेक्ट की डेली क्लास दी जाए, एक हिस्ट्री की और एक पॉलिटी की। ठीक है दोस्तों, एक हिस्ट्री की क्लास और एक पॉलिटी क्लास। जल्दी से हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं सूर्य बैच में, लेकिन अभी जो फिलहाल में स्टार्ट है वो पॉलिटी स्टार्ट है। और पॉलिटी के साथ साथ एसएससी जीडी का जो पैकेट वाला पोर्शन चल रहा है, उस पैकेट में है क्या, उस पैकेट में स्टैटिक जीके का है सारा मटेरियल, और अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारी सूर्य बैच की दूसरी क्लास है। इस क्लास को आइए हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, देखो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कराया था कि संविधान सभा हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कराया आपको कि संविधान गठन करने के लिए किस तरह की मांग रखी गई थी, कौन कौन सी मांग रखी गई थी। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की मांग रखी गई थी। कितने तरह की? 3 तरह की। नंबर 1 मांग थी अप्रत्यक्ष मांग। कौन सी? अप्रत्यक्ष मांग। और दूसरी मांग थी सांकेतिक मांग। सांकेतिक मांग। और तीसरी जो मांग थी वो मांग थी प्रत्यक्ष मांग। कौन सी दोस्तों? प्रत्यक्ष मांग। पहले मैं पुरानी वाली क्लास का ही रिवीजन करा रहा हूं थोड़ा सा, जिससे कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड हो जाओ। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेट हो जाओ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष मांग में सबसे पहले 1800 कब 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले अप्रत्यक्ष मांग रखी थी। अप्रत्यक्ष मांग जो रखने का तरीका था वो यह था कि बाल गंगाधर तिलक एक बिल लेकर आए थे जिसका नाम था स्वराज बिल। ठीक है, ये एक बिल लेकर आए थे, इस बिल का नाम था स्वराज बिल। और इस स्वराज बिल को हम वृहद कानूनी दस्तावेज वाला एक अलग नाम भी दिए हैं, अलग नाम भी हमने इसे दिया है। तो दूसरा नाम हमने इसे क्या दिया है? तो दोस्तों, दूसरा नाम दिया है हमने इसे भारतीय संविधान विधेयक। इस स्वराज बिल का दूसरा नाम क्या है? भारतीय संविधान विधेयक। भारतीय संविधान विधेयक। और इस भारतीय संविधान विधेयक में 110 लेख थे। 110 लेख से मतलब आप ये समझो कि 110 उसमें अनुच्छेद थे, 110 आर्टिकल थे, और इसे वृहद कानून दस्तावेज कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले संविधान गठन की जो मांग रखी गई थी वो इसी बिल में रखी गई थी, अप्रत्यक्ष मांग। और अप्रत्यक्ष मांग किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, और अप्रत्यक्ष मांग में फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी आ जाते हैं। दादा भाई नौरोजी भी आ जाते हैं, इनकी भी हमें डिटेल्स पढ़नी है। दादा भाई नौरोजी ने जो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और अध्यक्षता करने के बाद दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया
तो 1906 में दादाभाई नौरोजी ने भी अप्रत्यक्ष मांग की थी अपने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। उस टाइम पर ये अध्यक्ष थे और इन्होंने ही स्वराज शब्द का यूज किया था। क्लियर, ये थी अप्रत्यक्ष मांग। अब अगर सांकेतिक मांग की बात करते हैं तो सांकेतिक मांग 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा की जाती है, महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। और महात्मा गांधी जी ये कहते हैं, महात्मा गांधी जी इसमें क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी का यहाँ पर एक वक्तव्य आता है। उस वक्तव्य में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति के अनुसार होगा, ठीक है। स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति के अनुसार होगा, ना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया कोई उपहार, ठीक है। यह महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था जो इन्होंने दिया था। और 1922 के बाद 1923 में एक सप्रू समिति बनती है, एक सप्रू समिति बनती है। वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लेकर आती है, जिसे 1925 में एक, पहले देखो यहाँ पर एक सप्रू समिति बनी। इस सप्रू समिति में एक बिल आता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। ये एक बिल आता है इस सप्रू समिति के द्वारा। और इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को 1925 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, महात्मा गांधी जी द्वारा इस बिल को प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि 1925 में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक चल रही थी। उसी दौरान महात्मा गांधी जी ने यह वाला बिल पेश किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बात थी सांकेतिक मांग की। और इन्हीं सभी मांगों में भारत के संविधान के गठन की मांग की जा रही थी, बस कि हमारे भारत के संविधान की, जिस देश में हम रह रहे हैं तो उस देश का संविधान तो होना चाहिए। और मन में कहीं ना कहीं यह था कि इंडिया से जो अंग्रेज हैं इन्हें हटाओ, इनका ब्रिटिश शासन यहाँ से हटाओ, अपना शासन स्थापित करो, ठीक है। ये मांगे उठने लगी थी। और यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मांग की जा रही थी, ये मांग करने वाले दो तरह के नेता थे, एक उदारवादी थे, एक उग्रवादी थे, ठीक है दोस्तों। एक उदारवादी और एक उग्रवादी, ठीक। जो उदारवादी थे वो अंग्रेजों को हितैषी मानते थे, अपना अंग्रेजों के न्याय में विश्वास करते थे। ये सोचते थे कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर के आएंगे, उदारवादी जो नेता थे। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे उनकी मांगे तीक्ष्ण हुआ करती थी, जबरदस्त मांग थी, ठोस मांग हुआ करती थी उनकी, ठीक है दोस्तों। वो सीधा कहते थे कि अबे तुम कौन, ये देश तुम्हारे बाप का थोड़ी, ये देश हमारा है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने आकर के कब्जा किया है, अब यहाँ पर हमें अपना संविधान स्थापित करना है। ये उग्रवादी नेताओं की मांग या उनके जवाब हुआ करते थे इस तरीके के, ठीक है। वो विद्रोह करने के लिए तैयार रहते थे अंग्रेजों से, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है प्रत्यक्ष मांग की। तो प्रत्यक्ष मांग में मैंने आपको बताया कि 1934 में सबसे पहले प्रत्यक्ष मांग जो की जाती है वो एमएन रॉय के द्वारा की जाती है, एमएन रॉय द्वारा की जाती है। एमएन रॉय का पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र नाथ भट्टा। वैसे तो वास्तविक नाम इनका नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, ठीक है। लेकिन इस एमएन रॉय की फुल फॉर्म क्या है, अगर हम पूरा नाम की बात करते हैं तो एमएन मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है दोस्तों। अब 1934 तक कहानी पहुंच चुकी है। जैसे ही हम आगे चलते हैं तो 1935 में कांग्रेस सबसे पहले प्रत्यक्ष मांग करती है। ये कांग्रेस का ऐसा पहला सेशन था 1935 का जिसमें कांग्रेस ने संविधान गठन की प्रत्यक्ष मांग की थी। कब? 1935 में। तो 1935 में कांग्रेस फर्स्ट टाइम मांग करती है। किस तरह की मांग? प्रत्यक्ष तरह की, ठीक है दोस्तों। प्रत्यक्ष मांग करती है, ठीक। प्रत्यक्ष मांग से मतलब यह है कि एक जो ब्रिटिश असेंबली थी उस ब्रिटिश असेंबली में डायरेक्टली मांग करती है, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बहुत फेमस है ये वाला कि संविधान गठन की सबसे पहले प्रत्यक्ष मांग किसके द्वारा की गई थी। तो प्रत्यक्ष मांग सबसे पहले की गई थी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। लेकिन कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1935 का, उस 1935 के अधिवेशन में कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान के गठन की प्रत्यक्ष मांग की थी। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आगे चलते हैं। धीरे धीरे जिस तरीके से टाइम आगे बढ़ता है तो 1935 के बाद एक डेट आती है 1936 और 1937, 1938। इन सभी में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, इन डेट में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, इन सभी अधिवेशन में संविधान की प्रत्यक्ष मांग की जाने लगी। ठीक है, इन सभी अधिवेशन में संविधान की प्रत्यक्ष मांग की गई थी कि हमारा जो संविधान गठन होना है उसकी प्रत्यक्ष मांग रखो। इसमें एक मोटिवेशन था ये कि प्रत्यक्ष मांग करनी है ब्रिटिश सरकार से। ठीक है दोस्तों, तो 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कहां पर हुआ था? लखनऊ में। कहां पर हुआ दोस्तों? लखनऊ में हुआ यह वाला अधिवेशन। और 1937 वाला फैजपुर में, 1937 वाला फैजपुर में और 1938 वाला हरिपुरा में। कहां पर? हरिपुरा। देखो जो अधिवेशन 36 में हुआ था इसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू करते हैं और 1937 में जो हुआ था इसकी भी पीटी नेहरू करते हैं। लेकिन जो 1938 में हुआ था इसकी अध्यक्षता एससी बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 36, 37, 38, 36, 37, 38 इन सभी में कांग्रेस के गठन की प्रत्यक्ष मांग को दोहराया गया। ठीक है, फिर जब आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं तो 1938 में हमें एक वक्तव्य देखने के लिए मिलता है। 1938 में हमें एक वाक्य देखने के लिए मिलता है और यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य क्या कहा था? पीटी नेहरू जी ने। पीटी नेहरू जी ने एक वाक्य कहा था, मैं बताता हूँ कौन सा था। वो वाक्य यह था कि स्वतंत्र भारत का संविधान, क्या था दोस्तों? कि स्वतंत्र भारत का संविधान, ठीक, कि स्वतंत्र भारत मतलब जो 1938 चल रहा है, आगे 1945, 46, 47। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर वक्तव्य यह बोला था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाएगा, ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाएगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई हो। तो क्या कहा था पीटी नेहरू जी ने? स्वतंत्र भारत का संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाएगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो यह वाक्य किसने कहा था? पीटी नेहरू जी ने। ठीक, चलो इस वाक्य को लिखते हैं क्योंकि यहां से यह वाक्य पूछा हुआ है। यह वाक्य क्या था? यह वाक्य था स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाएगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई हो। ठीक है दोस्तों, तो यह वक्तव्य किसका है? यह वक्तव्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह वाक्य है।
ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 1938। अब 1938 में आगे 38, 39, 40, फिर 1940 एक डेट आती है। कौन सी आती है दोस्तों? 1940। 1940 में इस प्रत्यक्ष मांग को दोहराया जाता है। भारतीयों द्वारा प्रत्यक्ष मांग की जाने लगी थी, ठीक है। और उस टाइम पर 1938-39 के टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजी सैनिक मारे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंग्रेजों को सैनिकों की ज़रूरत थी, और अंग्रेजों को सैनिकों की ज़रूरत थी। उनकी निगाह भारत पर जाती है। ये देखते हैं कि भारत की जनसंख्या काफ़ी सारी है, कि अत्यधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है, क्यों ना भारतीयों को ही मोहरा बनाकर अपने इस युद्ध में धकेल दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, क्यों ना भारतीयों को मोहरा बनाकर इस सेकंड वर्ल्ड वार में धकेल दिया जाए। और अपनी यही मंशा लेकर अंग्रेज एक बिल लेकर आते हैं 1940 में। एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, तो 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आता है, और उस अगस्त प्रस्ताव में और कुछ नहीं था, भारतीयों को लुभावने के लिए बहुत तरीके के लुभावने अवसर दिए गए थे। ठीक है, और 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था वो हम जानते हैं। पहले करते हैं इसे रफ करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि 1940 का जो प्रस्ताव आया कि उसमें क्या था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब डेट आ चुकी है 1940 की। मैंने आपको बताया कि अंग्रेज भारतीयों को लुभावने के लिए एक बिल लाते हैं, जिससे कि भारतीय हमारी बातों में आ जाएं और हम इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ले जाएं। और ऐसे ही हुआ। एक डेट आती है 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था, पहले तो ये सुनो सॉरी, कि जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये 1940 में एक अंग्रेज वायसराय था। एक अंग्रेज वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो नाम था इसका। तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव को लाने के कारण क्या थे? इस अगस्त प्रस्ताव को लाने के कारण ये थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को शामिल करना, यह कारण था। क्योंकि अंग्रेजों की सेना कम पड़ रही थी, अंग्रेज मारे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें सैनिकों की नीड थी, तो इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया। यही कारण था इसका। और इस कारण के बाद इसमें क्या क्या प्रावधान थे, किस तरीके के प्रावधान किए गए? तो इसमें प्रावधान थे कि इसमें यह कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा, फर्स्ट पहले सुन लेते हैं, पहले समझा देता हूं आपको, फिर मैं लिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करते हैं तो सुनेंगे। तो इसमें पहला प्रावधान यह था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा, हम खुद भारतीयों का संविधान निर्मित करवाएंगे। पहला स्टेटमेंट यह था इसमें। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये क्या? दूसरा स्टेटमेंट इसमें था कि जो ब्रिटिश कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और जो ब्रिटिश कार्यकारिणी है, ठीक है, उसमें इतना विस्तार कर दिया जाएगा कि जिस ब्रिटिश असेंबली में इंग्लिश बैठा करते हैं, अंग्रेज बैठा करते हैं, फिर भारतीयों को भी मौका दिया जाएगा अंग्रेजों के साथ बैठने का, कि शासन कैसे चलाते हैं, कानून किस तरीके से बनाते हैं। इन सभी का अनुभव करके जो इंडियंस हैं वो कुछ सीख सकते हैं और आने वाले टाइम में खुद अपना संविधान बना सकते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट था इसमें। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट जो भी नंबर आता है, फिर इसमें यह था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, इस सेकेंड वर्ल्ड वार में
जो हम भारतीयों को शामिल करना चाहते हैं, भारतीयों को शामिल करने से पहले हम एक युद्ध सलाहकार समिति बनाएंगे और उस युद्ध सलाहकार समिति में पहले ये डिसाइड हो जाएगा कि जब युद्ध जीत जाएंगे तो उसके आने के बाद हम भारतीयों का संविधान निर्मित करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें थी। लेकिन इन सभी को देखते हुए भारतीयों ने क्या कहा कि ये बताइए आप कि आप हमें तो ले जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अगर हम वहाँ पर मर जाते हैं, अगर हम वहाँ पर मर जाते हैं और हम अपने देश नहीं लौटते हैं तो शासन कौन चलाएगा? हम। शासन कौन चलाएगा? हम। भी सोचने वाली बात है, शासन कौन चलाएगा? हम क्यों चलाएंगे? हम क्यों चलाएंगे? हम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर जाएंगे। तो शासन तो फिर भी आपका रहा। ये छल फरेबी वाली बातें हमारे साथ नहीं करो आप। ठीक है, भारतीयों के जवाब थे ये। और भारतीय जानते थे कि अंग्रेज जो हैं वो कितने दोगले हैं, कितने झूठे हैं। वो जो वादे कर देते हैं वो वादे झूठे करते हैं और कोई भी वादा अपना निभाते नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजों की ये सभी मांगों को भारतीय ठुकरा देते हैं। ये कह देते हैं कि हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, आप पर हम भरोसा क्यों करें? हम युद्ध में जाकर मर गए तो शासन कौन चलाएगा? शासन तो आप ही चलाओगे। तो बहुत चालबाजी से काम ले रहे हो आप। तो इसलिए इंडियंस जो थे उन्होंने साफ स्पष्टली तरीके से मना कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब मना कर दिया तो अब बात आती है इसके फिर निष्कर्ष निकल कर आते हैं। फिर इसके कुछ निष्कर्ष भी देखते हैं। ये तो प्रावधान थे, प्रावधान अभी लिखाता हूं कि प्रावधान क्या क्या थे। तो इसमें चलो निष्कर्ष बाद में लिखाता हूं, पहले आपको प्रावधान लिखा देता हूं वरना कुछ ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो पहला प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान यह था कि फर्स्ट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भारतीयों की सुरक्षा अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज करेंगे। पहला प्रावधान तो ये था, मैंने बताया ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ले जाना चाह रहे हैं और अपनी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ये सारी गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर। और फिर दूसरा प्रावधान क्या था? दूसरा प्रावधान इसमें यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाने पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाने पर भारतीयों का संविधान बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरा क्या था इसमें? तीसरा प्रावधान यह था कि जो ब्रिटिश कार्यकारिणी है, जो ब्रिटिश कार्यकारिणी है, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश कार्यकारिणी का मतलब है कि जो ब्रिटिश असेंबली में जो ब्रिटिश कमेटी है, जितने भी ब्रिटिश एक साथ बैठकर बैठक करते हैं, शासन की बागडोर संभालते हैं, उस बागडोर में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। ये सभी कार्यकारिणी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो ब्रिटिश कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरी मांग। अब इन सभी मांगों को जो भारतीय हैं वो इन सभी मांगों को मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें आपकी मांगे, सॉरी, वो इंडियंस कहते हैं कि हमें आपकी मांगे जो आप मांग कर रहे हो हमसे कि कि आप हमारे साथ चलो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, हमें इस तरीके की मांग नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं जाना है। और जिस तरीके के ये प्रावधान थे इन सभी को मना कर देते हैं भारतीय। ठीक है दोस्तों, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? फिर निष्कर्ष भी देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला आखिरकार इसका। कि निष्कर्ष क्या था? निष्कर्ष यह था कि इसमें यह निर्णय लिया गया
निष्कर्ष निकलता है, इसमें यह निर्णय लिया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत का या भारत के संविधान के गठन को मंजूरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाएगा तो भारत के संविधान के निर्माण की या भारत के संविधान के गठन की मंजूरी दे दी जाएगी। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष था। ठीक है, लेकिन 1941 में इसका एक निष्कर्ष और निकलता है। 1941 में जो ब्रिटिश परिषद है, उस ब्रिटिश परिषद में या ब्रिटिश कार्यकारिणी में हम बोल सकते हैं, जो ब्रिटिश परिषद है उस ब्रिटिश परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो ये निष्कर्ष थे। अब समझ में आया कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया था। ठीक, तो अंग्रेजों की ये जितने भी लुभावने अफसर थे इन सभी को ठुकरा दिया था भारतीयों ने। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे चलने के लिए हमें करना होगा इसे रफ। ठीक है, इसे रफ करते हैं। अब चलते हैं इससे आगे। अब अगस्त प्रस्ताव हमने देख लिया। फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद, इस अगस्त प्रस्ताव के बाद 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन लाया जाता है। क्रिप्स मिशन, इस क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? इस क्रिप्स मिशन का भी उद्देश्य वही था, जो उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव का। ठीक है दोस्तों, तो जब 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और इस क्रिप्स मिशन का भी उद्देश्य यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेना। ठीक है दोस्तों, और इस क्रिप्स मिशन को लेकर आया था, अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इस क्रिप्स मिशन में भारतीयों की मांग थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन अंग्रेज भारतीयों को दे रहे थे औपनिवेशिक स्वराज। औपनिवेशिक स्वराज कैसे? कि भारत में रहेंगे, यहाँ पर निवेश भी करेंगे, ठीक है, और हमारे अंडर में ये अपना शासन सत्ता चलाएंगे। ठीक है, उस तरीके की कुछ मंशा थी अंग्रेजों की, इसलिए भारतीयों को अंग्रेज औपनिवेशिक स्वराज दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, और इस क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों की बात थी कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाता है तब तक इंडियंस की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, और इसी टाइम पर मुस्लिम लीग, क्योंकि अगर देखा जाए मुस्लिम लीग भी, या हम यह कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। वो कह रही थी मुस्लिम लीग कि संविधान तो बनना चाहिए, लेकिन संविधान बनना चाहिए हिंदू का अलग और मुस्लिम का अलग। ठीक है, फिर इन सभी बातों को देखकर महात्मा गांधी जी ने कहा था मुस्लिम लीग से कि जो आप इस तरीके की मांग कर रहे हो ये तो एक इस तरीके की बात है जैसे कि कोई एक पोस्ट डेटेड चेक होता है। ठीक है दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक वाली बात कही थी फिर महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम लीग के खिलाफ। ठीक है, मुस्लिम लीग के खिलाफ कही थी कि, तो चलिए हम इसे लिखते हैं, कुछ पॉइंट ऐड करते हैं यहाँ पर। इसका उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेना। और स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के कौन थे? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे इस मिशन के? स्टैफोर्ड
स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों। और अगर हम देखते हैं कि भारतीयों की मांग थी पूर्ण स्वराज की, और जो अंग्रेज दे रहे थे औपनिवेशिक, क्या दे रहे थे? अंग्रेज दे रहे थे औपनिवेशिक स्वराज। ठीक है। लेकिन इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था किसने? मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हिंदू और मुस्लिम इन सभी का जो संविधान है वो संविधान अलग अलग बनना चाहिए, वो संविधान अलग अलग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इसी क्रिप्स मिशन में पुरानी वाली बात को दोहराया गया था कि इसमें दोहराने वाली बात यह थी कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त नहीं हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक भारतीयों की सुरक्षा अंग्रेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज करेंगे। अब क्रिप्स मिशन लाया गया तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, भारतीयों ने इनकी कोई नहीं मानी। ठीक है। अब क्रिप्स मिशन भी फेल। ठीक, क्योंकि भारतीयों की तो वही मांग रहती थी कि अलग संविधान बनाएंगे, संविधान का गठन करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद, इस क्रिप्स मिशन के बाद एक कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है दोस्तों, एक कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन आता है और 16 मई 1946 को दिल्ली पहुंचता है। ठीक है। जब दिल्ली पहुंचता है और इस मिशन को, जो इससे अगला वाला मिशन है कैबिनेट मिशन को कौन कौन लेकर आता है, तो अब इनके बारे में हम जानेंगे। और फिर इसी कैबिनेट मिशन, जो क्रिप्स मिशन से अगला है कैबिनेट मिशन, इसी कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा के गठन को मंजूरी दी गई थी कि अगर संविधान सभा का गठन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि आने वाले टाइम में संविधान का गठन भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट मिशन पे। कौन सा है दोस्तों? कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन की अगर बात करते हैं तो थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं इसकी। कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ठीक है दोस्तों। और 16 मई 22 मार्च में 24 मार्च 1946 और 16 मई 1946 को इसने प्लान प्रस्तुत किया। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इसने अपना प्लान प्रस्तुत किया। इस कैबिनेट मिशन में क्या क्या बात कही गई थी, कौन कौन इसे लेकर आया था। ठीक है दोस्तों, इसी कैबिनेट मिशन का अकॉर्डिंग हमारे संविधान सभा के गठन के लिए कितने सदस्यों को मंजूरी दी गई थी। ठीक है। और कितने देशी रियासत से आने थे, कितने अलग अलग प्रांत से आने थे, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए हम अपनी क्लास करते हैं ओवर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना,
ठीक है दोस्तों, बच्चों को बताइए कि एक सूर्य बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। और इस कोर्स की जितनी भी पीडीएफ हैं, सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और उस टेलीग्राम चैनल का नाम आपको याद रखना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस बाय रवि सर। जीएस बाय रवि सर टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जो हम बैच चला रहे हैं इस बैच की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, स्टैटिक जीके की भी और पॉलिटी की भी। ठीक है दोस्तों, तो सेशन लगाओ, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।